तो भाई स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूलिया एनटीआर एंड इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवियों में से एक थी जिसको एक्शन के नाम पर बेचा जा रहा था। एंड जब मैं इस मूवी को देखना स्टार्ट किया उसके बाद से मतलब पहले सीन से इस मूवी का एक्शन शुरू हो जाता है एंड लास्ट क्लाइमैक्स तक वो एक्शन चलता रहता है। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी एक्शन पर उतना डिलीवर नहीं कर पाती। काफी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कितना ज्यादा लेजी एक्शन ये हमको दिखा रहे हैं। एंड अभी 2025 की बात कर रहे हैं एंड उसके बाद जब ये बोल रहे हैं कि ये इनकी वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है, उसके बाद ये एक हैवीली एक्शन वाली मूवी है जिसके लिए आप काफी लंबे टाइम से हाइप बिल्ड करते आ रहे हो, ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर। के बाद भी ये एक्शन उस लेवल का नहीं दिखा पाते, मतलब एक लेजी थका हुआ एक्शन हमें बार बार रिपीटेडली देखने को मिलता है जो बिल्कुल भी उस लेवल का एंटरटेन नहीं करवाता। उस लेवल की वाइब, वो पूरी एनर्जेटिक फील वो कहीं दूर दूर तक भी बिल्कुल भी नहीं डिलीवर करता। इतनी सारी हाइप बनाने के बाद, दो बड़े सुपरस्टार्स को कास्ट करने के बाद, मूवी का 300-400 करोड़ तक का बजट रखने के बाद भी ये वहां डिलीवर नहीं कर पाते जहां इनको डिलीवर करना चाहिए था। जहां अब अगर बात करूं इस मूवी की तो साल 2025 की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवियों में से एक थी जो अपने YRF यूनिवर्स की छठी मूवी है जो इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एंड मेरे जैसे फैंस, मेरे जैसे काफी हजारों करोड़ों लोग होंगे जो अपने स्पाई यूनिवर्स को काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। एंड जब से ये वॉर 2 मूवी अनाउंस हुई थी उसके बाद से जब ऐसा सुनने में आया था कि इस मूवी में जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन देखने को मिलेगा, तब से इस मूवी की हाइप यहाँ से यहाँ थी। लेकिन इन्होंने उस तरीके का डिलीवर नहीं किया। इनका विजन क्या था वो अभी तक समझ नहीं आ रहा। काफी सारे मूवी में ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो बस रैंडमली होते चले जाते हैं। उनका क्या एग्जीक्यूशन था, किस तरीके का उनका विजन था, वो क्या दिखाने की कोशिश करते, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस वो होते हैं चले जाते हैं एंड आप उनकी परवाह भी नहीं करते। जहां मैं इस मूवी के पहले ही सीन की बात करूं जहां ऋतिक रोशन के कैरेक्टर कबीर का हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो पूरी तलवारबाजी उस मंदिर में, निंजा, समुराय, उन सबके साथ जो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, जैसी एक्शन उन्होंने दिखाया, जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी थी वो हम काफी सारी मूवीज में देखते आ रहे हैं एंड नो डाउट वो देखने में अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाता। वो एज ऑफ द ऐसा लगेगा कि हाँ एक लेजी टाइप का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ऋतिक रोशन का कैरेक्टर किसी सामने वाले बंदे को काट रहा है तो उसके पीछे वाला अपनी बारी का वेट कर रहा है कि कब वो पलट कर आएंगे और उनको मारेंगे। तो इस तरीके की चीजें हमें काफी रिपीटेटिवली इस मूवी में देखने को मिलती है एक्शन के नाम पर। एंड नो डाउट इस मूवी में काफी सारे एक्शन सीक्वेंस थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन सीक्वेंस मुझे इसके फर्स्ट हाफ का ट्रेन वाला लगा जो पूरा पीक तक जाता है, एक एनर्जेटिक वाइब देता है। आपको चिल्लाने पर एज ऑफ द मूवमेंट वाला सीन वो जरूर से प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उसके अलावा अगर उस एक्शन सीक्वेंस को छोड़ दें तो कोई भी एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं है जो आपको चिल्लाने पर मजबूर कर दे। एंड आप एक्शन लवर के लिए तो ये मूवी बनी नहीं है। अगर एक कोई भी एक्शन लवर इस मूवी को देखने जाता है तो भाई साहब उसका टाइम, पैसा, उसका मूड सब। बात करूं इस मूवी की स्टोरी की तो स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, हम जानते हैं कि ये किस तरीके की स्टोरी हमें दिखा सकते हैं। जहां इस बार मैं इनकी तारीफ जरूर से करूंगा कि इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बकचोदी को एक लेवल आगे लेके गए। जहां इस बार स्टोरी में हमें इंडिया के और भी दुश्मन देखने को मिले जो और कोई नहीं, उसके पड़ोसी चाइना, रशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सारे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं काली। एंड अब इनका प्लान है कि इंडिया को भी उस ऑर्गेनाइजेशन में मिला ले, जिसके चलते ये प्लान बनाते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया की पॉलिटिक्स को वो खत्म कर देंगे, जिसके चलते वो इंडिया के अंदर अपने मोरे फिट करते हैं। जहां रो एजेंट विक्रम भी उन्हीं का ही एक एजेंट है। एंड कबीर जो एक कॉन्ट्रैक्ट मर्सरी बन गया है, बस उसको पैसों से मतलब है। आप उसको पैसा दो, नाम बताओ एंड वो बंदे को उसके घर में जाकर मार देगा जहां पर कोई सोच ही नहीं सकता। एंड इसके चलते उसने 20 कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है और वो दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। साथ ही साथ वो इंडिया का गद्दार भी है, तो इंडिया की एजेंसी भी उसे ढूंढ रही है। वो ये सब क्यों करता है, ये सारी चीजें किस तरीके से फंक्शन करती है एंड जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ऋतिक रोशन के कैरेक्टर के पीछे क्यों पड़ा है, उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है एंड वो क्या जीतेगा क्या हारेगा एंड वो किस तरीके से ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को पकड़ेगा, मारेगा, रोकेगा या फिर वो खुद हार जाएगा, वो सारी चीजें हमें इसकी स्टोरी में देखने को मिलती है। सारी चीजें खूब सारे एक्शन के साथ दिखाई गई है।
इस बात की मैं जरूर से तारीफ करना चाहूंगा कि मूवी के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाने वाले थे एंड आपको देखकर शौक लगता है कि हाँ कुछ आप देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी के नाम पर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता। हिंदी क्लाइमैक्स में जाकर हमें ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर देखने को मिलता है, जो पूरी उनकी हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस थी, वो पूरा एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है एंड वो एक्शन सीक्वेंस भी उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। वो पूरा एक्शन सीक्वेंस लेजी सा फील होता है। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे कि कैसे वो एक पंच मार रहे हैं, उसके बाद वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद जब जूनियर एनटीआर पंच मार रहे हो तो वो इतना ज़्यादा लेजी फील होता है, वो इतना ज़्यादा थका देता है कि आप सोचते हो कि भाई कब ख़त्म होगा, कब किस चीज़ को वो डिलीवर करेंगे एंड कब हमें एक पीक मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड बस आप इंतज़ार करते ही रहते हो एंड मूवी खत्म हो जाती है, लिटरली खत्म हो जाती है भाई। मूवी में काफी सारे एक्शन सीक्वेंस हैं एंड उनके पीछे की ग्रीन स्क्रीन आपको हर बार नोटिस होगी। आप समझ जाओगे कि हाँ इन्होंने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई है, वो आपका एक्टर सामने एक्टिंग कर रहा है, बस उसके ऊपर VFX मारा हुआ है, CGI मारा हुआ है एंड वो भी उस क्वालिटी का नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई कर सको, कहीं पर भी आप ये कह सको कि हाँ कुछ अच्छा हमें देखने को मिला। वो सीन देखकर आपको एक अच्छी वाइब आई, वो एक एनर्जेटिक फील आपके सामने रखी गई, वो उसको आपको पूरा फील कर पाओगे। वो चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती। हालांकि एक बात मैं ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि इस मूवी का BGM वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उस सीन के साथ जब वो ब्लेंड करके दिखाया जाता है, वो BGM सुनकर आपको थोड़ी बहुत एनर्जी जरूर से फील होती है, लेकिन जब विजुअली आप उस चीज़ को देखते हो तो भाई ठंडा ही मामला रहता है। जब वापस आए स्टोरी पर तो स्टोरी में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला कि आप सुनकर या फिर देखकर ये बोलो कि भाई साहब क्या ये दिखा दिया। बस कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जरूर से काम करते हैं, उन्हीं के दौरान वो पूरी घटनाएं घटती चली जाती है, वो पूरे सारे कॉन्सेंट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जहाँ कर्नल लूथरा का कैरेक्टर भी सैक्रिफाइस हो जाता है, जिसको ऋतिक रोशन ही मारते हैं। तो हमने ट्रेलर में भी देखा था एंड उन्हीं के रिप्लेसमेंट में हमें एक कैमियो भी देखने को मिलता है अनिल कपूर सर का। रो एजेंसी का चीफ है एंड अब वो सभी एजेंट का बॉस है एंड जितने भी इस यूनिवर्स में अब हमें मिशंस देखने को मिलेंगे उन सब के पीछे का मास्टरमाइंड, उन सबको लीड करने वाला वही होगा एंड उनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें मूवी में देखने को मिलता है। इनफैक्ट उनको लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है जहाँ वो अपने मेन हीरो हीरोइन को बचाने आते हैं एक कार के साथ, वो पूरी मशीन गन लेकर। तो वो देखकर आपको हल्का सा हिट फील होता है कि हाँ बंदे की एंट्री हुई है एंड बंदे में भी काफी दम है एंड ऐसे ही कोई बंदा रोका ऐसे ही चीफ नहीं बन जाता। जब बात करूं मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी मुझे ठीक ठाक लगी। हालांकि एक दो जगह वो थोड़ी और अच्छी हो जाती है, जैसे कि जब हम ऋतिक रोशन के पहले एक्शन सीक्वेंस को देखते हैं तो जो वो ट्रैकिंग कैमरा होता है उस तरीके का उन्होंने शो यूज किया। जब ऋतिक रोशन किसी को पंच मारता है या फिर ऋतिक रोशन जब किसी के सामने तलवार मारते हैं तो उस चीज को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ट्रैक करके दिखाया, तो वो देखकर मजा आता है, लेकिन वो उतना डिलीवर नहीं करता। साथ ही साथ बात करूं मूवी की परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब ऋतिक रोशन बंदे को ऐसे ही ग्रीगोट नहीं बोलते, मतलब इतना ज्यादा हैंडसम, उनकी आंखें अलग अलग कलर आपको उनकी आंखों में देखने को मिलते हैं, उनके पूरे एक्सप्रेशन, उनकी पूरी अपीयरेंस एंड रियल लाइफ में वो कितना बड़ा और कितना ज्यादा ऑरा कैरी करते हैं, वो सारी चीजें आपको बिग स्क्रीन पर जरूर से फील होती है। मतलब जब वो चल कर आते हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी पर डायलॉग मार रहे हैं, जब एक्शन कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ बंदा कुछ करने जा रहा है एंड उनका चार्म, उनका ऑरा वो देखकर आपको मजा आता है। आप ऋतिक रोशन की मूवी देखने गए हो, आप ऋतिक रोशन की अपीयरेंस को फील करने गए तो आपको वो चीज जरूर से डिलीवर होती है। आप ऋतिक रोशन को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी फील करते हो। साथ ही साथ जूनियर एनटीआर, उनकी भी परफॉर्मेंस आपको दमदार लगेगी एंड हाँ आपको लगेगा कि कबीर के आगे एक दमदार पर्सनैलिटी को वो लेकर आए हैं एंड उनको साउथ से इस मूवी में कास्ट करना। एंड जब से ये खबर आई थी कि जूनियर एनटीआर इस मूवी में कास्ट होंगे तब से एक्सपेक्टेशन लगाए गए थे कि उनका एक मासी एक्शन देखने को मिलेगा, धूम धड़ाका, खूब सारा एक्शन सीक्वेंस, एक्सप्लोजन एंड न जाने क्या क्या दुनिया जान की चीजें वो करते हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूँगा कि उनके पोटेंशियल को भी इस मूवी के मेकर्स 100% यूज नहीं कर पाए, उनको उन्होंने एक तरीके से वेस्ट ही कर दिया। मैं चाहता था कि उनके कैरेक्टर को पूरा ब्रूटल, क्रेजी और कुछ ऐसा दिखा दिया जाए कि कबीर के आगे कितनी बड़ी चुनौती है, वो देखकर मजा आए, लेकिन इनको भी उन्होंने ऐसे ही हल्के में निपटा दिया। जब कुछ जगह जूनियर एनटीआर को सेंटर में रखे काफी सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, उनको बुलाने की कोशिश की गई है। अब जूनियर एनटीआर को मास ऑफ मासिस कहा जाता है, तो उस चीज पर वो डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, उस चीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दी एंड उनका रिजल्ट जीरो ही आता है, क्योंकि एक्शन इतना ज्यादा लेजी है, आप उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हो।
पता नहीं किस विजन के साथ, किस थॉट के साथ इन्होंने ये सारे एक्शन सीक्वेंस फिल्म किए एंड इस मूवी को हाई ऑक्टेन एक्शन स्पेक्टिकल बोला। जब मूवी में काफी सारे ऐसे सीन है जहां आपको इनका वायर वर्क देखने को मिलेगा, मतलब जूनियर एनटीआर ब्रिज पे से कूदते हैं तो वो पूरा ऐसे वायर पकड़ते हुए हमें देखने को मिलता है, तो उस चीज पर भी इनको फोकस करना चाहिए था। अब 2025 में मूवी बना रहे हो, आप कोई चूतिया ऑडियंस थिएटर में नहीं जाती तो आपको उस चीज पर ध्यान रखना चाहिए था। इतने बड़े यूनिवर्स की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी इस साल आप बना रहे हो, उसको इतनी ज्यादा हाइप दे रहे हो, उसके बाद भी ऐसी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, तो ये चीज आपके काम को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। ये बात भी जरूर से एड्रेस करने वाली है कि मूवी में जितने भी हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर हो या फिर कियारा वर्सेस ऋतिक हो, उनके बीच हमें एक संकोच सा देखने को मिलता है। मतलब अगर ऋतिक का कैरेक्टर कियारा आडवाणी को पंच मार रहा तो उसके बीच में एक स्लो मोशन के साथ साथ जो नकली एक फोर्स सा फील होता है वो आपको नोटिसेबल हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 बार आप उस चीज को जरूर से नोटिस करते हो एंड ऐसा हर बार मतलब अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, तो हर बार आपको वो चीज नोटिस हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि इसके मेकर्स ने बस बनाना तो शुरू किया एंड आते आते बस बोल दिया किया खत्म। साथ ही साथ इस मूवी का एक और सेलिंग पॉइंट मैं इसे बोल सकता हूँ, इस मूवी में एक डांस नंबर, एक फेस ऑफ देखने को मिलता है जो ऋतिक रोशन और एनटीआर के बीच देखने को मिलता है। एंड नो डाउट ऋतिक रोशन के डांस पर सवाल उठाना मतलब इस दुनिया का चूतिया इंसान मैं ही हूँगा एंड जूनियर एनटीआर का डांस का पोटेंशियल तो हम देख ही चुके हैं, तो दोनों का डांस देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करते हो, वो आपको देखने में मजा आता है। हालांकि लिरिक्स जो भी दिखा दिया वो ठीक था, अच्छा था, मैंने एंजॉय किया। बाकी इस मूवी का बीजीएम वो काफी दमदार है भाई, मतलब प्रीतम साहब ने काफी अच्छा काम करके दिखाया। जब भी वो बीजीएम बजेगा आपको एक अलग तरीके की एनर्जी हल्के से सेकंड के लिए वो जरूर से फील करवाएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ बढ़िया बवाल और धमाकेदार देखने को मिलेगा। लेकिन एक्शन ही लेजी है तो वो म्यूजिक भी उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता। हालांकि एक दो जगह है वो म्यूजिक सुनने में मजा आता है। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जब भी अपीयर होता है तो उनके लिए उन्होंने एक अलग तरीके का म्यूजिक डिजाइन किया हुआ है, तो वो आते हैं, वो बजता है, एक अलग तरीके की वाइब देता है। उसके बाद ऋतिक रोशन जब आते हैं तो उनके लिए अलग तरह का म्यूजिक बजाया हुआ है, तो वो आते हैं, वो भी अलग तरीके की वाइब देता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग एक्शन सीक्वेंस के साथ अलग अलग सीन के साथ अलग अलग तरीके का म्यूजिक उन्होंने दिया हुआ है, तो उस चीज पर मैं उनकी तारीफ जरूर से करना चाहूंगा। बंदों ने मेहनत की है म्यूजिक के ऊपर। जब बात करूं मूवी की परफॉर्मेंस की तो सभी ने अपनी परफॉर्मेंस में एक जान डालने की कोशिश की है, एक जान डालने की कोशिश की है एंड जिसको जिस तरीके का कैरेक्टर दिया गया उसने उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया एंड उसको अच्छे तरीके से, मतलब जितना उस कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल था, जितना उस एक्टर के अंदर पोटेंशियल था उस कैरेक्टर को निभाने का, यूज करने का, तो उन्होंने उस चीज पे अच्छे से डिलीवर किया। जब बात करूं ऋतिक रोशन की तो भाई साहब बंदा नेल कर देता भाई, मतलब 6 फुटा हट्टा कट्टा बंदा जब चल कर आता है, एक्शन करता है, आंखों के साथ देखता है, तो वो देखने में आपको मजा आता है। एंड आप ऋतिक रोशन की मूवी देखने के तो आपको ऋतिक रोशन ही देखने को मिलता है। काफी कुछ जगह वो शाइन आउट भी करते हैं, उनकी एक्टिंग में आपको दम लगता है कि हाँ एक हारा हुआ एजेंट, एक हारा हुआ बाप, एक हारा हुआ भाई किस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर जब एक मर्सनरी लड़ने जा रहा है किसी का असैसिन करने के लिए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसको उन्होंने काफी अच्छे से डिफरेंशिएट करके निभाया है, जो उनके कैरेक्टर में बखूबी से लगता है। अब बात करूं जूनियर एनटीआर की तो भाई साहब को काफी सारी मासी एंट्री प्रोवाइड की गई है एंड बंदा जब भी आता है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर विक्रम कबीर के कैरेक्टर पर थोड़ा बहुत भारी पड़ता हुआ देखने को मिलता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी चूहा बिल्ली का ये खेल हमें पूरी मूवी में देखने को मिलता है। तो जूनियर एनटीआर ने भी अपनी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा काम किया है एंड एक दो जगह वो भी शाइन आउट जरूर से करते हैं, जहाँ एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने मुझे चिल्लाने का मौका दिया, मेरे पैसे कुछ हद तक वसूल करवाए एंड मुझे रियलाइज करवाए कि हाँ मैं 2025 की एक मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन वाली मूवी देखने आया हूँ। साथ ही साथ बात करूं अपनी कियारा आडवाणी की तो इंडियन मूवीज में हम जानते हैं कि हीरोइन का कितना पोटेंशियल होता है एंड उनको किस लिए लिया जाता है, तो वो भी उस चीज पर फुलफिल डिलीवर कर देती हैं। मतलब डायरेक्टर जो चाहते थे कि उनके एंड से निकलवा लें वो उनको दे देती हैं। ऑडियंस जो देखने गई थी उनके हिसाब से उनको देखने को मिल जाता है। एक बैक स्टोरी दी गई है, एक गाना दिखाया गया है, दोनों के बीच की लव स्टोरी देखने को मिलती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाता है। बस उनके हिसाब से यही था जो उन्होंने अच्छे से निभाया। मूवी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया, जितना भी उनका रोल था, जितना भी उनका स्क्रीन टाइम था और जिस तरीके के भी उनको डायलॉग देके उन्होंने
पर डिलीवर किया। तो शाइन जरूर से करते हैं अपने आशुतोष राणा एंड अपने अनिल कपूर सर जब भी स्क्रीन पर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशिएशन नजर आता है। मतलब जब आप आशुतोष राणा के कैरेक्टर को देखते हो तो आपको उनके कैरेक्टर से पैट्रियोटिक फील आती है, लेकिन जब आप अनिल कपूर के कैरेक्टर को देखते हो तो उनके कैरेक्टर से आपको थोड़ी कंफ्यूजन वाली वाइब आती है कि बंदा देशभक्त है या देशद्रोह है या फिर है कौन, ये क्या ये कबीर के साथ है या फिर ये जूनियर एनटीआर के साथ है। तो वो चीज भी उन्होंने काफी अच्छे से डिलीवर की अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, तो उनकी भी तारीफ जरूर से बनती है। जहां आप बात करूं इस मूवी की राइटिंग की, तो मैं राइटिंग कहूंगा कि ठीक ठाक है। मूवी 3 घंटे लंबी है, काफी फास्ट नोट पर चलती है। मतलब मूवी शुरू होती है उसके बाद पूरी फास्ट चली जाती है एंड बीच में एक आध जगह स्लो होती है जब हमें इन दोनों स्टार्स की एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है, तो वहां पर थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेच फील होती है। कुछ एक जगह कुछ सीन्स को वो जरूर से कट कर सकते थे, कुछ सीन थोड़े से पोस्ट फील लग रहे थे। तो कुल मिलाकर राइटिंग में वो थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, लेकिन जितनी भी थी ठीक ठाक थी। आपको मूवी बोर नहीं करती। 3 घंटे की मूवी है तो फास्ट पेस चलती है, चीज़ें जल्दी जल्दी होती है, चीज़ें आपके सामने से यूँ निकल जाएगी। आपने स्क्रीन पर से नजर हटाई तो एक इम्पोर्टेंट इशारा, एक इम्पोर्टेंट बात या फिर एक इम्पोर्टेंट क्लू आपके सामने से चला जाएगा, आप मिस आउट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ठीक है भाई। जब बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन की, तो आर मुखर्जी ने इसका डायरेक्शन किया है, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई थी। एंड जब मैंने वो मूवी देखी थी तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस था, मुझे उनका काम काफी अच्छा लगा था। लेकिन इस बार उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी वो बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्शन देखने में मजा नहीं आ रहा, वो थका हुआ लेजी सा फील हो रहा। तो उनके काम पर तो सवाल जरूर से उठने चाहिए। जहाँ डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने परफॉर्मेंस में एक्टर से काफी अच्छा काम निकलवाया है, जैसा वो चाहते थे, जिस तरीके की उनकी डिमांड थी, जिस तरीके की स्टोरी की डिमांड थी, तो उन्होंने उनसे वो काम निकलवा लिया। एंड काफी हैवी एक्शन सीक्वेंस उन्होंने उनके साथ शूट किए, उन्होंने उनसे वो काम निकलवा लिया। तो वहाँ पर उनकी तारीफ जरूर से बनती है, बंदे ने मेहनत की है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रेजेंटेशन एंड उसका जो इम्पैक्ट था वो क्रिएट नहीं कर पाए। वो उन एक्शन सीक्वेंस का वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा बैकलैश जरूर से फेस करना पड़ेगा। बाकी बंदे ने ठीक ठाक काम किया है, एक्टर से परफॉर्मेंस अच्छे से निकलवाई है, 2 बड़े एक्टर्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, उनके साथ एक्शन सीक्वेंस फिल्म किए हैं। 3 घंटे की मूवी को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाया। मतलब आप बोर तो नहीं होते, लेकिन उस हद तक एंटरटेन नहीं होते, तो ठीक ठाक मामला भाई। तो ये था इस मूवी को लेकर मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने थिएटर में फील किया वो मैंने आपको बता दिया। एंड हाँ, उठकर चले मत जाना। मूवी में एक 2-3 मिनट के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसमें वो अपनी अगली मूवी को टीज करते हैं, अल्फा। एंड उसमें एक बढ़िया सा कैमियो हमें देखने को मिलता है, वो स्पॉइलर नहीं करूंगा, जाकर जरूर से देखना, आपको शायद मजा आ जाए। बाकी अगर आप ये मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जानी है। सबसे पहले आपको लॉजिक को घर रख कर जाना है, ताला मार के, क्योंकि मूवी में दूर दूर तक भी कुछ चीजों पर लॉजिक बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। बस वो होती हैं, सामने आती है और चली जाती है। साथ ही साथ अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पता नहीं क्या ही बवाल एक्शन ये दिखा देंगे, तो भाई साहब डिसअपॉइंटेड आपको जरूर से मिलेगी। तो उतनी एक्सपेक्टेशन इसके एक्शन से मत लेकर जाना। स्टोरी के नाम पर ठेंगा दिखा दिया है एंड कैमियो के नाम पर ठीक ठाक है, और टाइगर और पठान को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं है। एंड अगर आप ऋतिक रोशन के डाई हार्ड फैन हो, जूनियर एनटीआर को देखना चाहते हो कि उनके बीच की केमिस्ट्री, उनके बीच का टकराव किस तरीके का होगा, एंड कियारा आडवाणी को अगर आप सच में देखना चाहते हो तो मूवी को देखने जा सकते हो। एंड मूवी आपको बोर तो नहीं करेगी एंड आपका पैसा थोड़ा बहुत वसूल भी करवा देगी, अनटिल अनलेस अगर आप रेगुलर थिएटर में जाते हो तो शायद ये मूवी आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। और अगर आप रैंडमली थिएटर में जाते हो, कभी कभी मूवी देखना पसंद करते हो, काफी चूज करके मूवी देखना पसंद करते हो, तो जरूर से पसंद आएगी। साथ ही मूवी देखते वक्त आपको काफी सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज की रेफरेंसेस याद आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सीन तो मैंने देखा हुआ है और ये सीन यहाँ से इंस्पायर्ड है। तो वो सारी चीजें भी काफी ज्यादा एड्रेसेबल हो जाती है, काफी ज्यादा नोटिसेबल हो जाती है एंड कुछ हद तक आप उन चीजों प्रेडिक्ट भी कर लेते हो। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख लेना। तो ये था इस मूवी को लेकर मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपने ये मूवी देख ली तो कैसी लगी, वो कमेंट में जरूर से बता देना। कमेंट बॉक्स अभी तक खाली पड़ा है, और अगर देखने का प्लान बना रहे हो तो किसके साथ देखने जाओगे वो जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना।
एंड इस चैनल पर कैसे नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, मिलूंगा आपसे कूली के रिव्यू में। तब तक के लिए खुश रहिए, ये वीडियो देखते रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।